गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के अंतर्गत गद्य खंड के अध्याय नंबर 15 चार्ली चैपलिन यानी हम सब, जो कि विष्णु खरे के द्वारा लिखा गया है। मैं सबसे पहले आपको विष्णु खरे जी का परिचय प्रदान कर दूं। विष्णु खरे जी का जन्म सन 1940 छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ। इनके द्वारा लिखी गई रचनाओं में प्रमुख रचना है एक गैर रूमानी समय में, खुद अपनी आँख से, सबकी आवाज़ के पर्दे में, पिछला बाकी, जो इनके द्वारा लिखे गए कविता संग्रह हैं। उसके पश्चात देखिए आलोचना की पहली किताब और सिनेमा पढ़ने के तरीके, जिसमें इन्होंने सिनेमा की आलोचना की है। मरुप्रदेश और अन्य कविताएं टी.एस. इलियट के द्वारा जो लिखा गया था उसके ऊपर लिखा इन्होंने। यह चाकू समय यानी अंतिला योसेफ पर लिखा कालेवाला फिनलैंड का राष्ट्र काव्य इनके द्वारा अनुवाद किया गया। इनको प्रमुख पुरस्कार के रूप में रघुवीर सहाय सम्मान प्राप्त हुआ, हिंदी अकादमी दिल्ली का सम्मान प्राप्त हुआ, शिखर सम्मान प्राप्त हुआ, मैथिली शरण गुप्त सम्मान प्राप्त हुआ और फिनलैंड का राष्ट्रीय सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वाइट रोज, ये इनको प्राप्त हुए। अब बात करते हैं रचना के बारे में भी और इनके बारे में, इनकी रचनाओं में क्या विशेषताएं देखने को मिलती हैं। कहा जाता है कि हर कलाकृति जितनी वो पढ़ी जाती है, सुनाई या दिखाई देती है, उससे कहीं ज़्यादा होती है और फिल्म को लेकर शायद ये कुछ अधिक सत्य है। समकालीन हिंदी कविता और आलोचना में विष्णु खरे एक विशिष्ट हस्ताक्षर माने जाते हैं। उन्होंने हिंदी जगत को अत्यंत गहरी विचारपरक कविताएं दी है, तो साथ ही बेबाक आलोचनात्मक लेख भी दिए हैं। मतलब इन्होंने आलोचना की बिना डरे, बिना किसी दबाव के। विश्व साहित्य का गहन अध्ययन उनके रचनात्मक और आलोचनात्मक लेखन में पूरी रंगत के साथ दिखलाई पड़ता है। विश्व सिनेमा के भी वे गहरे जानकार हैं और पिछले कई वर्षों से लगातार सिनेमा की विधा पर गंभीर लेखन ये करते रहे हैं। 1971 से 73 के अपने विदेश प्रवास के दरमियान यानी बीच में उन्होंने तत्कालीन चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग के प्रतिष्ठित फिल्म क्लब की सदस्यता प्राप्त करके संसार भर की सैकड़ों उत्कृष्ट फिल्में देखी। यहाँ से सिनेमा लेखन को वैचारिक गरिमा और गंभीरता देने का उनका सफ़र शुरू हुआ। मतलब सिनेमा के लिए जो लिखते थे उसमें विचारों की गरिमा और गहराई वो यहीं से इनमें प्रारंभ हुई। दिनमान, नवभारत टाइम्स, द पायोनियर, द हिंदुस्तान, जनसत्ता, दैनिक भास्कर, हंस, कथादेश जैसी पत्र पत्रिकाओं में उनका सिनेमा विषयक लेखन प्रकाशित होता रहा है। वे उन विशेषज्ञों में से है जिन्होंने फिल्म को समाज, समय और विचारधारा के आलोक में देखा तथा इतिहास, संगीत, अभिनय, निर्देशन की बारीकियों के सिलसिले में उसका विश्लेषण भी किया। अपने लेखन के द्वारा उन्होंने हिंदी के उस अभाव को थोड़ा भरने में सफलता पाई है, जिसके बारे में अपनी एक किताब की भूमिका में वे लिखते हैं। यह ठीक है कि अब भारत में भी सिनेमा के महत्व और शास्त्रीयता को
पहचान लिया गया है और उसके सिद्धांतकार भी उभर कर आए हैं कि फिल्मों के लिए क्या सिद्धांत होना अनिवार्य है। लेकिन दुर्भाग्यवश जितना गंभीर काम हमारे सिनेमा पर यूरोप और अमेरिका में हो रहा है, शायद उसका शतांश भी हमारे यहाँ पर नहीं है, यानी थोड़ा बहुत भी हमारे यहाँ पर नहीं है। हिंदी में सिनेमा के सिद्धांतों पर शायद कोई अच्छी मूल पुस्तक लिखी हुई दिखाई देती हो। हमारा लगभग पूरा समाज अभी भी सिनेमा जाने या देखने को एक हल्के अपराध की तरह देखता है। मतलब यहाँ पर सिनेमा देखना फालतू लोगों का काम माना जाता है, उसे एक अपराध की संज्ञा दी जाती है। जब हम विश्व सिनेमा और विश्व साहित्य की बात करते हैं तो उसके समानांतर फल फूलते दिखाई दे रहा है। 2 महायुद्धों के बाद की दहशत, 9 स्वतंत्र देशों का नैतिक भूगोल, औपनिवेशिक दास्ता का मानसिक अवक्षेपण, विश्व सिनेमा जिस कौशल में ये विषय लगातार चित्रित और बिंबित करता रहा है, उसके विकास में चार्ली चैपलिन नामक महान अभिनेता का बड़ा योगदान है। इसलिए चार्ली चैपलिन यानी हम सब नामक पाठ इस महान अभिनेता के भीतर के इंसान को जानने का अवसर हमें प्रदान करता है। साधारण की अपार धारण क्षमता, मतलब वो साधारण सा व्यक्ति था और उसमें अपार धारण क्षमता थी, और उसके धुआंते नायकत्व को, मतलब धुंधलाते नायकत्व को अपने ढंग से चार्ली चैपलिन से जुड़े नाटक और फिल्में पकड़ते रहे हैं। अपने यहाँ राज कपूर की फिल्म आवारा, श्री 420, अनाड़ी और मेरा नाम जोकर आदि फिल्में भी जिस तरह के भोले सड़क छाप की त्रासद और कामद गाथा रचती है, वह भी चार्ली चैपलिन का ही प्रभाव हमें दिखाई देता है। जब हम चार्ली चैपलिन की बात करते हैं तो हास्य फिल्मों के महान अभिनेता और निर्देशक चार्ली चैपलिन पर लिखे गए इस पाठ में लेखक ने चार्ली के कलाकर्म, यानी जो कला प्रस्तुत करता था, उस कलाकर्म की कुछ मूलभूत विशेषताओं को रेखांकित किया है। करुणा और हास्य के तत्वों का सामंजस्य उनकी दृष्टि में चार्ली के सबसे बड़ी विशेषता रही है, यानी करुणा का भाव प्रकट होना या हंसाना, इन 2 तत्वों का सामंजस्य उनकी दृष्टि में चार्ली की रचनाओं में विशेष रूप से हमें दिखाई देता है। इसे देखते हुए भारत जैसे मुल्क में जहाँ सिद्धांत और रचना दोनों स्तरों पर हास्य और करुणा के मेल की कोई परंपरा नहीं रही है, चार्ली चैपलिन की लोकप्रियता ये तय करती है कि कला स्वतंत्र होती है, बंधती नहीं है, क्योंकि सिद्धांतों में बनने के बाद कला कला नहीं रह जाती। एक से एक हास्य कलाकार हुए हैं इस दुनिया में, बहुत विदूषक, बहुत कलाकार हुए, पर वे चैपलिन की तरह हर देश, हर उम्र और हर स्तर के दर्शकों की पसंद नहीं बन पाए, क्योंकि चैपलिन न किसी वर्ग विशेष के लिए था, न अमीर के लिए था, न गरीब के लिए था, न ऊंचों के लिए था, न नीचों के लिए था, न समझदार के लिए था, न पागल के लिए था। मतलब सबके लिए चार्ली चैपलिन सुलभ है, और सबको ऐसा लगता है चार्ली चैपलिन को देखने के बाद कि ये तो हमारी ही कथा है, हमारे ही जीवन का चरित्रांकन है। इसका कारण शायद यह है कि चार्ली ही वह शख्सियत हो सकता है जिसमें सबको अपनी छवि दिखती है। वे किसी भी संस्कृति को कभी विदेशी नहीं लगते। यह पूरा पाठ चार्ली चैपलिन की इसी जादू की व्याख्या का एक प्रयास दिखाई देता है। इस पाठ के अंतर्गत चार्ली चैपलिन के बारे में जो बताया गया है, मैं आपको बता दूं, ये पाठ हास्य फिल्मों के महान अभिनेता और निर्देशक चार्ली चैपलिन की कला की कुछ मूलभूत विशेषताओं को हमारे समक्ष रेखांकित करता हुआ दिखाई देता है। यह करुणा
व हास्य दो परस्पर विरोधी भाव होते हैं, क्योंकि करुणा के भाव में हंसी आ नहीं सकती और हास्य में करुणा का क्या काम। तो चार्ली की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उसने करुणा और हास्य के तत्वों का सामंजस्य स्थापित किया है। यह पाठ चार्ली के जादू का ही वर्णन करते हुए दिखाई देता है। धन्यवाद।